नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित जो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही उपयोगी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हाई स्कूल इंटर में भी पूछे जाते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन छोटे छोटे जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से पहला पार्ट लेकर आया हूँ। और आप लोगों के लिए मैं जो है इस क्वेश्चन को कई किताबों से चुन करके जो है जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहाँ से लेकर आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी पार्ट को पार्ट वाइज देखेंगे और इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरह से आप लोगों को ये चीज़ कंठस्थ हो जाएगी कि किसका क्या होता है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि पारे का क्वथनांक होता है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पारे का क्वथनांक होता है। तो ये जो है पारे का क्वथनांक रटने वाला चीज़ है, इसको रटना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? 345 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप लोगों को डायरेक्टली रटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और पारा क्या है? धातु है। पारा धातु है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये गलने लगता है। तो पारा जो है धातु होते हुए भी किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस नियमानुसार ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं, यह कथन संबंधित है। पहला दिया गया है हुक के नियम से, दूसरा दिया गया है ऑप्शन जूल के नियम से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्लासियस के नियम से और चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन के नियम से। तो देखिए, हुक का नियम जो है स्प्रिंग से संबंधित इन्होंने अपना नियम दिया था। क्लासियस जो है ऊष्मा के लिए दिए थे, लेकिन इन्होंने बताया था कि ऊष्मा जो है उच्च ताप से, जिसकी ताप ज़्यादा होती है, निम्न की ताप की तरफ जो है बिना किसी बाह्य प्रभाव के ही जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ न कुछ बाह्य प्रभाव होना चाहिए तब जा करके ऊष्मा जाती है। यानी कि इन्होंने बताया था कि ऊष्मा जो है जो कम ताप पर होती है, कोई पदार्थ, जब 2 पदार्थ होते हैं, एक की टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक का टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर वाला ऊष्मा जो है अधिक टेम्परेचर वाले से सोख लेता है। ऐसा इन्होंने अपना नियम सिद्धांत दिया था। न्यूटन के नियम क्या है? न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। दूसरा है F = m में, और तीसरा है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इन्होंने न्यूटन के गति विषयक 3 नियम थे, मतलब न्यूटन के 3 नियम थे। पहला जो है कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, ऐसा दिए थे। तो इसका शुद्ध ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन है, किस नियमानुसार ऊष्मा और कार्य परस्पर बदलते हैं। तो तीनों ये जो है इससे मेल नहीं खा रहे हैं। तो जूल का नियम जो है ये सही है। इसी जूल साहब ने बताया था, जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ऊष्मा और कार्य जो है आपस में चेंजेबल होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से पढ़िए, देखिएगा, ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, इसमें पहला दिया गया है चालन, दूसरा दिया है विकिरण, तीसरा ऑप्शन दिया है संवहन और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऊष्मा संचरण जो है 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सा विधि? चालन, संवहन और विकिरण विधि द्वारा होता है। तो तीनों दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आंख बंद करके लगा देना है। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा और संवहन विधि द्वारा होता है, तो चौथा ऑप्शन ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। चूंकि पूछा गया, इसमें कह रहा क्वेश्चन कि ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। तो विधि कौन सी नहीं है? ऑप्टिकल पायरोमीटर ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा का सुचालक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बनाया गया। नहीं वाला जो है थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो नहीं वाले क्वेश्चन में धोखा हो जाता है। ऊष्मा का सुचालक नहीं है।
तो पहला ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम, दूसरा दिया गया है तांबा, तीसरा दिया गया है चांदी और लास्ट वाला दिया गया है, आखिरी डीप ऑप्शन दिया गया है सीसा। तो चांदी तो बहुत ही सबसे अच्छा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, उसके बाद तांबा होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। इस प्रकार से ये तीनों जो है क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सीसा जो है धातु में आता है, धातु है, लेकिन फिर भी जो है ये जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। कारण इसका ये होता है कि इसमें जो है अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। ये जो है ठोस होते हुए भी कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इस कारण से इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है, यानी कि विद्युत का प्रवाह भी नहीं हो पाता। जिसमें ऊष्मा नहीं बहेगी उसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार चूंकि धारा और इलेक्ट्रिक मतलब धारा और ऊष्मा में बहुत ही गूढ़ संबंध होता है। तो इस प्रकार से सीसा आपका ये जो है क्या हो गया, सीसा हो गया जो ऊष्मा का इसमें सुचालक नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतीक कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिंबल पूछ लिया जाता है। एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है Al। और तांबा क्या है, कॉपर जो होता है इसका प्रतीक Cu होता है। और चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है। कभी कभी सिंबल भी पूछ लिया जाता है जिसे हिंदी में प्रतीक कहा जाता है। और ये क्या होता है, लेड होता है, Pb होता है। इसका प्रतीक जो है Pb होता है। इस प्रकार से आप लोग सिंबल भी ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुत उच्च तापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें थर्मामीटर, दूसरा दिया गया है कैलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया पायरोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया गया है कैलोरीमीटर। तो इसमें से थर्मामीटर तो बुखार नापने में प्रयोग किया जाता है। तो बुखार कितना होता है, आदमी के शरीर का टेम्परेचर जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये तो बहुत कम टेम्परेचर नापने का यंत्र है। कैलोमीटर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं नापता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है पायरोमीटर जो होता है ये बहुत उच्च ताप जिसका होता है उस ताप को नापने के लिए इस यंत्र का जो है, इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। और कैलोरीमीटर भी जानते हैं कि 4.2 जूल के बराबर होती है। तो बहुत ही निम्न ऊष्मा जो है, ऊष्मा से कोई मतलब उससे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 4.2 जूल ऊर्जा माने कुछ नहीं होती है। तो ऊर्जा चूँकि जूल बहुत छोटा मात्रक है, तो इसलिए जो है पायरोमीटर इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, पानी को इनमें से किसके द्वारा गर्म किया जाता है। ये जो है डायरेक्टली रटने का क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। रेडिएशन जानते हैं, रेडिएटर कहाँ गाड़ियों में लगता है, तो गर्म करने का मतलब गर्म करने के काम में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये कंडेंसन, इसी को रख लीजिएगा आप लोग कि कंडेंसन के द्वारा जो है पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। इसको भी डायरेक्टली रटना ही है। पानी की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, वाष्पित होने लगता है, यानी खौलने लगता है। पानी क्या करता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगता है और वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो उस पर जो है कुछ पानी जो है टेम्परेचर जो है पानी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जैसे पानी में कोई चीज़ डाल करके गर्म मतलब पकाया जाता है, दाल पकाया जाए, चावल पकाया जाए, तो क्या करती है वो गुप्त ऊष्मा अपने अंदर ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। इसी से दाल या चावल कुकर में पकता है। तो इसमें जो है इसकी गुप्त ऊष्मा मतलब पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है, ये जो है आप लोगों की जो है 97-20 दिया गया है ये ऑप्शन, 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है बी ऑप्शन, 540 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है सी ऑप्शन। यही सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला दिया गया है 1440 कैलोरी प्रति ग्राम, ये भी
करेक्ट नहीं है। तो ये जो है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये आप लोगों को डायरेक्टली दिमाग में रख लेना है, याद ही कर लेना है। अगला जो है क्वेश्चन क्या है, एक BTU बी ब्रिटिश थ्योरी यूनिट मतलब ब्रिटिश यूनिट के रूप में जो है बराबर होती है। तो ये जो है इसको भी डायरेक्टली रट ही लेना है। ये जो है 252, क्या होता है इसका ऑप्शन 252। जिस ऑप्शन में मिलेगा, जैसे भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, एक BTU बराबर होता है, ये ब्रिटिश यूनिट है, तो इसका जो है मान कितना होता है 252 कैलोरी होता है। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हैं। तो चारों में जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। पहला है बहुत उच्च तापमान में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन है पानी को इनमें से किसके द्वारा गर्म किया जाता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये इसको भी आपको डायरेक्टली रट लेना है, कन्वेंशन के द्वारा जो है गर्म किया जाता है पानी को। 100 अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जो अंदर पानी के जो है लेटेंट हीट, इसकी अंग्रेजी होती है। तो लेटेंट हीट जो होती है वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन, पानी का वेपराइजेशन वाष्पीकरण जब होने लगता है तो उस समय जो पानी की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाप के कारण हम क्यों अधिक जल जाते हैं। अगर पानी में डायरेक्टली हाथ गर्म पानी में डाल दिया जाए तो उतना तगड़ा गर्माहट नहीं महसूस होगी या उतना ज़्यादा छाले नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर भाप के पास जो है हाथ चला जाए या मुंह चला जाए किसी प्रकार से धोखे से, तो क्या होता है छाले पड़ जाते हैं, यानी कि उसमें लेटेंट ऊष्मा भी होती है। इस कारण से जो है ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन अगर किताब में मिले, हो सकता है आगे किताब में लिखा हो तो मिलेगा भी। एक BTU बराबर होता है, इसको डायरेक्टली रख लीजिएगा तो कि 252 कैलोरी के बराबर होता है। अब आप लोगों को टेम्परेचर पर आधारित जो है क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन है अगला कि रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। क्या है क्वेश्चन, रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक को जो है अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है तथा आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित किया जाता है। और ये इसका जो है अल्फा, बीटा तथा गामा में 1:2:3 का अनुपात होता है। अल्फा, बीटा, गामा यानी कि रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 का अनुपात होता है। ये बात जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है, तो ये पहला ऑप्शन होता है इसका सही है। अल्फा, बीटा और गामा में 1:α:बीटा:गामा यानी कि रेखीय, क्षेत्रीय और इसको जो है आयतन प्रसार गुणांक, इसमें 1:2:3 का अनुपात होता है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है ऊष्मीय विकिरण किस माध्यम में ही संभव है। इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन कि ऊष्मीय विकिरण किस माध्यम में ही संभव है। पहला ऑप्शन दिया गया है ठोस, दूसरा दिया गया है द्रव व गैस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पारदर्शी और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए तथा सी दोनों में। तो इसमें जो है उसमें विकिरण ना ठोस में हो सकता है, ना द्रव में और ना ही गैस में हो सकता है। केवल पारदर्शी माध्यम होगा तभी जो है ऊष्मा का विकिरण होगा। विकिरण माने क्या हो, जैसे प्रकाश की किरणें चलती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तब जाती हैं, जैसे शीशा हो जाता है। प्रकाश में क्या होता है, शीशा आईना जो मुंह देखने वाला होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाती हैं। उसी प्रकार से उसको एक साइड से दूसरी साइड मतलब एक परत से दूसरी परत में जाने के लिए या एक लेयर से एक माध्यम से अगले माध्यम में जाने के लिए उसे जो है पारदर्शी माध्यम होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से कोई भी विकिरण हो उसमें विकिरण के लिए भी जो है पारदर्शी माध्यम होना आवश्यक होता है। इसलिए जो है उसमें ये विकिरण केवल और केवल पारदर्शी माध्यम में ही संभव है, ना ठोस में, ना द्रव में, ना गैस में, ना। और तीसरा अगला ऑप्शन दिया गया ए तथा सी दोनों, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए ठोस हो गया और सी पारदर्शी हो गया। तो पारदर्शी में तो होता है लेकिन ठोस में नहीं होता है, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी
क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्चुअल बात लिखा है, करेक्ट बात है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में इसका मान होगा, लोग यही कहते हैं कि हमें जो है 99 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया है, तो उनका कहना गलत होता है। अगर 99 सेंटीग्रेड जो है बुखार हो जाएगा किसी को, तो वो क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, तो बुखार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो वो जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में बुखार होता है, लेकिन लोग जो है अक्सर जो है क्या कहते हैं, हमें इतना डिग्री सेंटीग्रेड बुखार हो गया है। तो बुखार जो होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर यही होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड से जो है डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप लोगों को हम चेंज करके बता देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए। इसको हम बता देते हैं आप लोगों को चेंज करके, और इस पर कई फार्मूले बनते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है हम अगले पार्ट में बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, इसको समझा देते हैं। और इसके लिए एक पार्ट पूरा आप लोगों को बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत से सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसको किस में, मतलब जैसे क्या हो गया कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, केल्विन में बदल दीजिए और र्यूनर में बदल दीजिए, तमाम क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो उस पर आधारित क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में आप लोगों को कम से कम 10-15 क्वेश्चन बता करके आप लोगों को विधिवत समझा देंगे, जिससे इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन और आता जरूर है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर, ये टेम्परेचर तो इतना ही होता है, एक्चुअल इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उसको अगर हम सेल्सियस में बदलते हैं तो उसका करेक्ट आंसर जो है 37। हमारे जो शरीर का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वास्तव में एकदम एक्चुअल तो होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन लगभग हो जाता है, ये 10 के 7 के करीब है, ये नहीं कि 9, 1 के लगभग 0.9, 1 के करीब हो जाता है, इसलिए इसको 37 मान लिया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है इसको बदलने के लिए, अगर इसको हम सेल्सियस में बदलें, ऐसा भी क्वेश्चन है, एक आप लोगों को समझा दे रहे हैं, होता है F बराबर 9/5, F बराबर 9/5, उसके बाद जो है C प्लस 32, C प्लस 32, ये फार्मूला होता है चेंज करने के लिए। इसमें जो है इसका मान रखेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट का मान दिया गया, इसको यहाँ रख लेते हैं 98.6 इज इक्वल टू 9/5, और ये C तो है, ये है C, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, प्लस 32। तो देखिए इसका जो है, इसमें क्या कर दिया गया, इससे ये कर सकता है आराम से, इससे ये 11×9=99, लगभग 99 के करीब ही आ रहा है, तो 11×9=99, ये कर लेंगे। C क्या हो जाएगा, C इधर ले आएंगे C को, तो माइनस हो जाएगा, माइनस C प्लस 32, और ये जो है गुणे में। इसमें बेटा अगर ऐसा किया जाएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको ऐसा कर लिया जाता है कि तुरंत जो है इसमें से इसको इधर ले आते हैं, तो 98 ये हो जाएगा 98.6 माइनस, ये इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो -32 हो जाएगा, इक्वल टू 9/5, C बचेगा। इसमें से ये घटेगा तो देखिए ये तो 0.6 हो ही गया, 0.6, और ये 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से 9 है
तो 9 में से 3 जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब ये जो है इतना आ गया और बराबर इधर लगा देते हैं, ये इसका मान आ गया ये 66.6। अब ये जो है 9/5, तो 5 ये क्या करेगा, इससे गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि गुणा करेगा और 9 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से C बराबर हो जाएगा। तो C बराबर हमारा निकल करके आएगा 5 6 30 की 0, उसके बाद 5 6 30 3 33, 5 6 30 और 3 33, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 333 और बटे क्या है 9, बटे 9 हो गया। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और हो जाएगा 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 111 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और बचेगा 2, 1 हो गया, 3 सत्ते 21। यानी देखिए हमारा ऑप्शन क्या निकल करके आएगा। यहाँ भी काट सकते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 से ये डायरेक्टली यहाँ भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 2 बचा 11, 3 सत्ते 21, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि सेंटीग्रेड में निकालना है तो इसका C का मान क्या आ गया 37, C बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यही ऑप्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसको बड़े ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। केवल ये फार्मूला आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो फार्मूला थोड़ा लंबा है, कई फार्मूले हैं, तो ये कई प्रकार के इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे DLS क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे हमारे द्वारा डाला गया समस्त वीडियो आप लोगों के पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए